नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और स्वागत है आप सबका कृषि बागवानी बुलेटिन में, जिसमें न केवल प्रदेश भर में किसानी बागवानी से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, बल्कि किसानों की समस्याएं, उन्हें खेती बाड़ी व उद्यानिक से संबंधित सलाहें भी दी जाती हैं। साथ ही साथ हम किसान बागवानों की सफलता की कहानियां भी आपको बताते हैं। इस बुलेटिन में हफ्ते भर की खबरों की जानकारियां आपको दी जाती हैं। साथ ही सरकार द्वारा किसानों बागवानों के लिए जरूरी जानकारियां भी आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कृषि बागवानी बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए कुछ नए बदलाव की। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नए बदलाव के साथ लागू की है, जिसकी सूचना भी जारी कर दी गई है। इस वर्ष योजना के तहत 15 जुलाई तक पंजीकरण हो सकेगा तथा धान व मक्की की फसल इसमें कवर होगी। योजना के तहत 600 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीमा किया जाएगा और यह बीमा बैंक सहित लोक मित्र केंद्र में हो सकेगा। प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी की गई है। पुरानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और इस बार की योजना की अधिसूचना में अंतर है। पहले जो किसान फसल के लिए लोन लेता था, उसके लिए यह योजना जरूरी थी और किसान का पैसा था। किसान क्रेडिट कार्ड में प्रीमियम बैंक खुद काटता था, जबकि इस बार लोन लेने वाले किसानों के लिए ये योजना ऐच्छिक कर दी गई है। किसान अपनी फसल का बीमा करवाना चाहता है या नहीं, जो कि मुख्य बदलाव योजना में केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। किसान अपनी फसल का बीमा बैंक द्वारा या लोक मित्र केंद्र में जाकर भी करवा सकते हैं। पिछले वर्ष लोन वाले और बिना लोन वाले 40,000 किसानों ने फसल का बीमा करवाया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण की तिथि पूर्व में 31 जुलाई होती थी, जबकि इस बार पंजीकरण तिथि में कटौती करते हुए अंतिम तिथि 15 जुलाई की गई है। इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में धान व मक्की की फसल कवर की जानी है, जिसके तहत 600 रुपए प्रति हेक्टेयर यानी 2,400 रुपए प्रति कनाल के हिसाब से बीमा दर की जाएगी और 30,000 रुपए यदि किसान की फसल को नुकसान पहुंचता है तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी उसका भुगतान करेगी। कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक उत्तरी क्षेत्र नरेंद्र धीमान ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नए बदलाव के साथ लागू किया है, जिसकी सूचना भी जारी कर दी गई है। इस वर्ष योजना के तहत 15 जुलाई तक पंजीकरण हो सकेगा तथा धान व मक्की की फसल इसमें कवर होगी। योजना के तहत 600 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीमा किया जाएगा और ये बीमा बैंक सहित लोक मित्र केंद्र में भी हो सकेगा। हिमाचल में सेब सीजन जोरों पर है, लेकिन यहाँ पर मजदूरों की कमी का संकट बागवानों की चिंताएं बढ़ा रहा है। बागवानों को तुड़ान ढुलाई से लेकर सेब को मंडियों तक पहुँचाने के लिए काफी समस्याएं आ रही हैं, जिस कारण वे काफी चिंतित हैं। हिमाचल में पर्यटन इंडस्ट्री के बाद कोरोना काल के चलते सेब इंडस्ट्री पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब की आर्थिकी 45 करोड़ की है। सेब आर्थिकी को पार लगाने के लिए नेपाली मजदूर का अहम योगदान रहता है। करीब 2 लाख नेपाली मजदूर सेब सीजन में तुड़ान ढुलाई से लेकर सेब को मंडियों तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन अब हिमाचल में आधे से ज्यादा मजदूर वापस लौट चुके हैं। ऐसे में बागवान परेशान है कि उनकी फसल को मंडियों तक कैसे पहुंचाया जाए। शिमला जिले में सबसे ज्यादा 70% नेपाली मजदूर सेब का काम करते हैं। हर साल लगभग सीजन में 90,000 मजदूरों की जरूरत पड़ती है। इनमें से 50,000 मजदूर शिमला से वापस जा चुके हैं। सिर्फ 40,000 के करीब मजदूर हैं, उनमें से अधिकतर अब यहीं के बाशिंदे बन गए हैं। बाकी लेबर अभी पहुंची नहीं है। 15 जुलाई के बाद सेब सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में सेब बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा नेपाली मजदूर शिमला में आते हैं। लॉकडाउन में मजदूर वापस लौट गए हैं। बावजूद इसके नेपाल के साथ लगते क्षेत्रों से मजदूर मंगवाने के लिए संबंधित डीसी से संपर्क किया जा रहा है। इस मर्तबा सेब की फसल पिछले साल के मुकाबले कम है, इसलिए मजदूरों की कम जरूरत पड़ेगी। उम्मीद यही है कि सेब सीजन सुचारू रूप से पूरा होगा और बागवानों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मौजूदा समय से करीब 90,000 नेपालियों के प्रदेश में अलग अलग जिलों में होने की बात की जा रही है। 15 दिन में सेब सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या नेपाली मजदूर व सेब कार्टन की है, जो फिलहाल जरूरत के मुताबिक नहीं मिल पा रहे हैं। प्रदेश में 2018 में 1.90 करोड़ पेटियां हुई थी, जबकि 2019 में 3.20 करोड़ पेटियां हुई। इस मर्तबा भी करीब 2 करोड़ पेटियां होने की उम्मीद है। ऐसे में मजदूरों की जरूरत तो पड़ेगी ही।
और अब बात मानसून के आने की, इससे फसलों को क्या नुकसान या फायदा होने वाला है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस मर्तबा मानसून के निर्धारित समय में 4 दिन पहले प्रदेश में दस्तक देने से कृषि विशेषज्ञ इसे धान व मक्की की फसल के लिए बेहतर करार दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन दिनों धान की रोपाई का कार्य चल रहा है। ऐसे में किसान रोपाई के 3 से 4 दिन बाद खरपतवार कंट्रोल के लिए कदम उठाएं, जिससे कि फसल अच्छी हो सके, लेकिन इसके लिए नियमानुसार दवाई का छिड़काव किया जाना जरूरी है। उधर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने आगामी 4-5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में मक्की के खेतों में पानी खड़ा ना हो पाए, इसके लिए किसानों को पानी निकासी की उचित व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा सड़न रोग का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे मक्की की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। गौरतलब है कि जिला कांगड़ा में 36,000 हेक्टेयर एरिया में धान की खेती होती है। मंडी में 19,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती होती है। दोनों जिला में 70% से ज्यादा धान की रोपाई हो चुकी है। धान के खेतों में खरपतवार कंट्रोल के लिए रोपाई बूटाक्लोर की 3 लीटर दवाई लेकर 750 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। छिड़काव के दौरान यह ध्यान रखें कि पानी की मात्रा खेतों में रहे, जिससे कि पौधा 3/3 पानी में डूबा रहे, तभी दवाई खरपतवार पर असर करती है। वहीं मक्की के खेतों में आगामी 4-5 दिनों में अधिक बारिश होने की संभावना के चलते पानी निकासी की उचित व्यवस्था करें, जिससे कि मक्की को सड़न रोग लगने से बचाया जा सके। अब बात करेंगे ऐसे किसान की जिन्होंने सेना से रिटायर होने के बाद खेती को चुना और उससे सफलता हासिल की। इन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया और बहुत सी सब्जियां उगाई हैं। जिला बिलासपुर के साथ सटी सोलन व बिलासपुर जिला के अंतिम छोर बसा गांव साई, जो ग्राम पंचायत चगोड़ के तहत आता है। इसी गांव के दीपक किनायत, जो कि भूतपूर्व सैनिक व शिक्षा विभाग में शिक्षा उपनिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त होकर प्राकृतिक कृषि को अपनाया। उन्होंने अपने खेतों में बांस के डंडे व ग्रीन शेड नेट का उपयोग करके एक ग्रीन हाउस की तरह शेड तैयार किया है, जिसमें इन्होंने खेती करके अदरक, अरबी, हल्दी, धनिया, करेला, खीरा का उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि केमिकल की सब्जियां बाजारों में काफी आ रही हैं, जिनको देखते हुए उन्होंने प्राकृतिक खेतीबाड़ी की ओर अनेकों प्रकार की सब्जियों को तैयार किया जा रहा है। इसी तरह अपने घर पर इन्होंने सूखी खाद तैयार की है, जो 21 दिन में तैयार हो जाती है। इसी तरह इन्होंने जीवामृत तरल खाद भी तैयार की है, जिसमें इन्होंने गाय का गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़, पीपल के पौधों के नीचे की मिट्टी का प्रयोग करके एक ड्रम में इसका घोल तैयार किया है, जो कि कृषि के लिए अमृत है। दीपक किनायत ने ये भी बताया कि जो मैंने ग्रीन शेड तैयार किया है, उसमें जो फसल तैयार होगी उसे मक्खियों से बचाने के लिए एक साधारण प्लास्टिक की बोतल में कृषि विभाग द्वारा दिया गया लकड़ी के गुटके का प्रयोग करके मक्खियां पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं। दीपक ने बताया कि किसानों को अपनी सब्जियों को बेचने के लिए बाहरी राज्यों की मंडियों में ले जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के नजदीक विक्रय मंडी नहीं है। सरकार अगर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे और किसान को इनकी उपज का सही मूल्य मिले, तो हिमाचल प्रदेश का किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और किसान अच्छी इनकम कमा सकता है। मैंने सुभाष पालेकर और चौरसिया जी हैं, जिनके गाइडेंस में मैंने ये सोचा क्यों ना मैं भी लोगों को थोड़ा सा अवेयर करूं कि भी हम किस प्रकार से प्राकृतिक खेती कर सकते हैं नेचुरल वे से और कम खर्चे में, मतलब कि कोई पेस्टिसाइड का खर्चा नहीं है, कोई खादों का खर्चा नहीं है, सिर्फ नेचुरल वे में हमने शुरू किया था। और इस समय मेरा जो फार्म है वो लगभग तैयार है। और अब बात करते हैं एक सफल किसान की, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी और व्यवसाय या फिर नौकरी को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि कृषि की ओर अपना कदम बढ़ाया और एक सफल किसान बन गए हैं। आज संजय कुमार को खेती करते देख बहुत से लोग उनके साथ खेती से जुड़ गए हैं और अपनी उगाई सब्जियों के अच्छे दाम भी प्राप्त कर रहे हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद संजय के ज्यादातर दोस्तों में कुछ तो नौकरी करने के लिए बाहरी राज्यों में चले गए और कुछ आगे की पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ या फिर शिमला की ओर रुख कर गए। ऐसे में कुनिहार क्षेत्र के गांव शामली के संजय कुमार ने कृषि को व्यवसाय के तौर पर अपनाने का फैसला किया। गांव में अपने पुरखों की जमीन पर कई वर्षों से पारंपरिक रासायनिक खेती करते करते वह हर वर्ष फसल उत्पादन के उतार चढ़ाव एवं लगातार बढ़ती दवाइयों के प्रयोग से तंग आ चुके थे। लेकिन आत्मा परियोजना के अधिकारियों ने उन्हें सुभाष पालेकर के शिविर में ले जाकर उनकी तकदीर ही बदल दी।
वहां से आते ही उन्होंने प्राकृतिक खेती करने का निर्णय लिया और आज वे अपने खेतों में हर साल लाखों की सब्जियां उगा रहे हैं। इसी के साथ वे अपने जिले के साथ प्रदेश के नामी सफल किसानों की सूची में शुमार हुए हैं। संजय बताते हैं कि मैंने अपने साथ कुछ अन्य किसानों को भी जोड़ा है। मैं इन किसानों को अपनी गाय का गोबर और गौमूत्र देने के साथ इन्हें समय समय पर खेती से संबंधित जरूरी जानकारियां भी देता हूं, जिनसे उनकी खेती बाड़ी और बेहतर हो गई है। मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर यह समूह बनाया है। ये समूह सब्जियों को बाजार में अपने तय किए गए दामों पर बेचता है। हमारी सब्जियों को बाजार में प्राकृतिक उत्पाद होने के नाते सही दाम भी मिल रहे हैं, जिसे देखकर बहुत से अन्य किसान भी प्राकृतिक खेती को अपनाने लगे हैं। संजय बताते हैं कि पहले तक वे रासायनिक खेती कर रहे थे और अपने खेतों में अच्छी पैदावार के लिए जमकर रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे थे। इससे उनकी कृषि लागत में हर साल बढ़ोतरी तो होती रही, लेकिन मुनाफा कुछ थम सा गया था। इसी के चलते उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया, जिससे हर साल उनकी कृषि लागत नामात्र ही रह गई। इसी खेती को अपनाने के बाद परिवार वालों और गाँव वालों ने पागल कहकर पुकारना शुरू किया था, लेकिन इसके परिणाम आने के बाद परिवार वालों के साथ गांव वालों की सोच में भी बदलाव आया है और अब वे भी सहयोग कर रहे हैं। के अनाज सब्जियां तैयार की और इसका अनुभव लिया और इस दौरान सरकार ने मुझे गाय खरीदने में सहायता राशि प्रदान की और गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए ड्रम प्रदान किए। और मेरा किसान भाइयों से भी निवेदन है कि वो प्राकृतिक खेती को अपनाएं। आपके खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी और हिमाचल जहर मुक्त बनेगा। और अब बात करते हैं नौनी विश्वविद्यालय से आए एडवाइजरी बुलेटिन की। अगले 5 दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहने और 15-20 मिलीमीटर दैनिक वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। आर्द्रता 60 से 88% के बीच रहेगी और हवा की गति 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होगी। अब बात करें जनरल एडवाइजरी की, तो किसानों को यह सलाह दी जाती है कि मक्के की फसलों में बारिश का पानी अधिक समय तक न रहने और न ही स्थिर रहे, क्योंकि यह फसल खड़े पानी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और बैक्टीरिया के डंठल सड़ने को बढ़ावा देती है। खड़े पानी से तने के सड़ने का कारण हो सकता है, जिससे फसलों के उत्पादन में कमी आ सकती है और वैकल्पिक रूप से फसलों के उत्पादन और पैदावार में भारी कमी हो सकती है। मूली और शलजम की बुआई की जा सकती है। टमाटर स्प्रे में फलों के बोरर और लीफ स्पॉट रोगों को नियंत्रित करने के लिए रोडेमिल गोल्ड 25 ग्राम 10 लीटर पानी, टमाटर, शिमला मिर्च आदि में नाइट्रोजन की खाद डालें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेत में बने तालाब में बारिश के पानी के भंडार का प्रबंध करें। इस पानी का उपयोग फसलों में सिंचाई के लिए उपयुक्त समय पर सूखे समय में किया जा सकता है। मूल सामग्री जैसे सूखी घास इत्यादि को भी कम से कम 1 इंच की मोटाई के साथ इस सामग्री के साथ पौधे की घाटियों को पिघलाने के लिए व्यवस्थित किया जाना चाहिए। वर्षा आधारित क्षेत्रों में मिट्टी है, नमी के संरक्षण के लिए मल्च का उपयोग फायदेमंद है। तो ये था आज का कृषि बुलेटिन। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।